Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to a new revision lecture of direct tax. डायरेक्ट टैक्स के एक न्यू रिवीजन लेक्चर में, एक न्यू चैप्टर की रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक डायरेक्ट टैक्स में हमने 2 चैप्टर रिवाइज कर लिया है, बहुत डिटेल में हम लोगों ने रिवीजन किया था। पहला चैप्टर आपका था रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसमें से आपका 7 मार्क आता था। सिमिलरली एक और चैप्टर हम लोगों ने रिवाइज किया था जो था इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें से भी आपके एग्जाम में कंपल्सरीली 7 मार्क आता है। ओके, नाउ हम एक और हेड ऑफ इनकम का रिवीजन करने वाले, जो है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इससे भी मैं बता दूं आपकी एग्जाम में 7 मार्क का कंपल्सरी क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं कंपेयरिंग टू सैलरी चैप्टर, इस चैप्टर में प्रोविजंस बहुत कम है और ये चैप्टर बहुत आसान भी है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत आसान आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को बहुत डिटेल में हम लोग रिवीजन करेंगे। उसके साथ साथ एग्जाम में जितने भी टाइप के वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं, 3-4 टाइप के वेराइटी के क्वेश्चन आप लोगों का आता है, वो भी मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। राइट, चलिए सर। तो सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये जो चैप्टर है ये आपकी इनकम टैक्स में स्टार्ट होता है सेक्शन 22 से। सेक्शन 22 इज योर चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक आपका ये चैप्टर चलता है। ठीक है, सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक आपका जो चैप्टर है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इसमें सेक्शन 22 जो है वो है चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 22। तो सर ये जो सेक्शन 22 है चार्जिंग सेक्शन, ये क्या बोलता है? देखो, आज पर द सेक्शन 22 द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी comprising of any building or land appertaining thereto, of which assessee is the owner, other than such portion of property as he may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him, shall be chargeable to tax under the head income from house property. तो सर क्या बोल रहा है? एनुअल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी comprising of any building or land appertaining thereto, of which assessee is the owner, other than such portion of property as he may occupy for the purpose of business or profession shall be chargeable to tax under the head house property. इसके अगर सिंपल मीनिंग में आपको बताओ तो सिंपल मीनिंग सर ये है कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है और आरसीसी उसका ओनर है, तो उस हाउस प्रॉपर्टी का जो एनुअल वैल्यू है वो आरसीसी के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा अगर वो हाउस प्रॉपर्टी वो अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहा है। अगर वो हाउस प्रॉपर्टी वो अपनी बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है तो उसका इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है, आरसीसी उसका ओनर है, तो उसकी एनुअल वैल्यू आरसीसी के हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा अगर वो हाउस प्रॉपर्टी वो अपनी बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ चीजों की मीनिंग समझना पड़ेगा। नंबर 1, सर व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल वैल्यू? ये एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है? देखो, एनुअल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी, इसका सिंपल मतलब है कि भाई एक घर से एक साल में कितना अर्निंग हो सकता है। इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन हाउस, एक हाउस का इनकम अर्निंग कैपेसिटी कितना है, इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए हाउस कितना है, उसे हम बोलेंगे एनुअल वैल्यू। अब देखो, ये नोशनल इनकम होता है रादर देन एक्चुअल इनकम। जरूरी नहीं है कि इतना इनकम आपने रिसीव किया है, पेन पेपर वाइज भी आप ये इनकम कैलकुलेशन कर सकते हो। अब एनुअल वैल्यू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओके, डिफरेंट लोगों की पर्सपेक्टिव से एनुअल वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे कि एक होता है आपका म्युनिसिपल एनुअल वैल्यू और म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, एक होता है आपका फेयर रेंटल वैल्यू, एक होता है आपका एक्चुअल रेंट, एक होता है स्टैंडर्ड रेंट। ऐसे बहुत सारे एनुअल वैल्यू एक प्रॉपर्टी के हो सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, एनुअल वैल्यू का मतलब इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन हाउस। अब सर मेजरली बात करते हैं हाउस का मतलब क्या है। देखो, हाउस का डेफिनेशन जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था सर, थोड़ा सा अजीब है। हाउस मीन्स एनी लैंड सराउंडेड बाय वॉल, इट मे और मे नॉट हैव रूफ, एंड एनी लैंड अटैच और एप्रिटूनेंट देयरटू। सर अगर कोई लैंड है उसके चारों तरफ दीवार है, तो भले ही उसमें छत हो या फिर ना हो, चाहे उसके ऊपर छत हो या फिर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम हाउस के डेफिनेशन में ले लेंगे। लेकिन वो अटैच टू लैंड होना चाहिए। लैंड के अंदर अगर कोई बिल्डिंग है तो ही वो हाउस के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे आपकी ओनर। सर ओनर का मतलब क्या है? देखो, ओनर 3 टाइप के एज पर इनकम टैक्स एक्ट। एक है आपका लीगल ओनर, एक है आपका बेनिफिशियल ओनर और एक है आपका डीम ओनर।
तो लीगल ओनर का मतलब सर क्या है, और लीगल ओनर कौन होता है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, ही इज योर लीगल ओनर। पर्सन इन हुज नेम प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड, जिसके नाम पे जमीन के या फिर लैंड या फिर प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स है, उसे हम बोलेंगे लीगल ओनर। सर बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, बेनिफिशियल ओनर वो पर्सन होता है जो प्रॉपर्टी से बेनिफिट डिराइव करता है। बेनिफिशियल ओनर मीन्स ए पर्सन who has all the rights of the owner but he is not the legal owner of the property और property is not registered in his name। वो सारे के सारे बेनिफिट्स प्रॉपर्टी से लेता है, उसके वो सारे के सारे राइट्स और पावर प्रॉपर्टी के ऊपर एक्सरसाइज करता है, लेकिन उसका नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है। जो लीगल ओनर नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी से बेनिफिट लेता है, उसे हम बोलेंगे बेनिफिशियल ओनर। उसके बाद सर आपका है डीम्ड ओनर, कुछ ऐसे पर्सन से जिससे जो ना तो डीम्ड ओनर है, ना तो जो ना तो लीगल ओनर है, ना तो बेनिफिशियल ओनर है, लेकिन फिर भी आज पर द इनकम टैक्स एक्ट उन्हें हम बोलेंगे ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इसके लिए सेपरेट एक सेक्शन है, सेक्शन 27, जिसमें डिफाइन किया गया कि कौन कौन से पर्सन डीम्ड ओनर की कैटेगरी में आ सकते हैं। चलिए तो सेक्शन 27 डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं सर कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो कि आपके डीम्ड ओनर की डेफिनेशन में आ सकते हैं। नंबर 1, अगर कोई इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन देन द ट्रांसफरर शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। सर अगर कोई पर्सन है उसने अपने स्पाउस, अगर कोई इंडिविजुअल है उसने अपने स्पाउस और माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन इन दैट केस उस जो ट्रांसफरर है उसे हम डीम्ड ओनर बोलेंगे। एक एग्जांपल अगर हम ले, सपोज मान लीजिए कि रणबीर के पास एक हाउस था, उसने अपनी वाइफ आलिया को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, ओके, विदाउट एनी कंसिडरेशन, उसने गिफ्ट दे दिया ऐसे ही, ओके, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर लिया उसके नाम पे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, रणवीर जो है ना उसे हम बोलेंगे डीम्ड ओनर और आलिया जो होगा वो लीगल ओनर हो जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रांसफर कर रहा है उसे हम डीम्ड ओनर ट्रीट करेंगे। क्लियर? ओके, इसके रीजन भी मैंने आप लोगों को जो क्लास है उसमें बताया था कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो ट्रांसफरर है वो डीम्ड ओनर है। लेकिन सर ये जो प्रोविजन है ये 2 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है। देखो, माइनर चाइल्ड डज नॉट इंक्लूड मैरिज डॉटर। पहला चीज ये कि सर अगर माइनर मैरिज डॉटर को आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, सर एक तो बाल विवाह गुनाह है इंडिया में, लेकिन कुछ लोग आज भी ये करते हैं। तो अगर कर रहे हो, तो अगर माइनर मैरिज डॉटर को आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस केस में जो ट्रांसफर ही है यानी कि जो माइनर मैरिज डॉटर है वही प्रॉपर्टी के लीगल एंड बेनिफिशियल ओनर ट्रीट किए जाएंगे। जो पेरेंट्स है ना उनके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं होगा, ठीक है, उन्हें डीम्ड ओनर ट्रीट नहीं किया जाएगा अगर माइनर मैरिज डॉटर है, ठीक है। उसके बाद सर जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में स्पाउस को आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस टाइम में मैरिटल रिलेशनशिप होना चाहिए, both at the time of accrual of the income and at the time of transfer of the property. Marital relationship must subsist as on the date of transfer of the property as well as on the date of the accrual of income. तो अगर रणबीर आलिया को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो उस केस में क्या है, देखो बहुत सिंपल है। रणबीर अगर आलिया को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो जिस दिन उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया उस दिन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ जिस दिन इनकम उस प्रॉपर्टी से आया उस दिन भी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी हम लोग रणबीर को डीम्ड ओनर मानेंगे, डीम्ड ओनर ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर ड्यू टू डाइवोर्स रणबीर ने आलिया को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है या फिर शादी से पहले उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, तो उस केस में डीम्ड ओनर वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो आता है वो आता है होल्डर ऑफ एन इम्पर्सिबल एस्टेट। सर अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन इसके 2 ओनर है या फिर 2 से ज्यादा ओनर है, तो जो एक्चुअल पोजेशन होल्ड करता है उस प्रॉपर्टी का उसे हम बोलेंगे डीम्ड ओनर। या फिर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो उस केस में भी वही है कि जिसके पास होल्डिंग है, जिसके पास पोजेशन है, उसे हम ट्रीट करेंगे डीम्ड ओनर, ओके। सर अगर कोई ऐसा है कि कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए मेंबर ऑफ ए कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन to whom a building or part thereof is allotted or leased under house building scheme of a company or association, it is treated as deemed owner of that building or part thereof। देखो बहुत ही सिंपल है। जो अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं ना, जो फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट के केस में क्या होता है कि एक बिल्डर आता है, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाता है और उस प्रोजेक्ट को एक कंपनी के नाम पे वो रजिस्टर कर लेता है, कंपनी के नाम पे वो रजिस्टर कर लेता है।
या फिर कोई सोसाइटी बनाता है और उस पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो सोसाइटी के नाम पे होता है, यानी कि पूरा का पूरा प्रॉपर्टी सोसाइटी का होता है, ठीक है, या फिर कंपनी का होता है। और जो लोग वहां पे फ्लैट खरीदना चाहते हैं वो क्या करेंगे, आइदर उस कंपनी का वो शेयर ले लेंगे, मतलब बिल्डर उन लोगों को शेयर दे देगा, या फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबरशिप उन लोगों को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो उस केस में देखो, जो प्रॉपर्टी के लीगल ओनर है वो तो कंपनी है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन जो बेनिफिशियल या फिर जो उसे यूज कर रहे हैं वो मेंबर्स हो सकते हैं या फिर शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो उस केस में जो शेयर होल्डर्स और मेंबर्स है उन्हें हम लोग डीम्ड ओनर ट्रीट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, आप लोगों को पता होगा कि एक सीरीज है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सोनी सब टीवी में आता है। तो उस केस में क्या है कि एक सोसाइटी है गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी जो है वो लीगल ओनर है और जेठालाल वहां पे एक फ्लैट का ओनर है, मतलब वो उस सोसाइटी का एक मेंबर है। तो उस केस में जेठालाल को हम लोग डीम्ड ओनर ट्रीट करेंगे। ओके, चलो फोर्थ नंबर पॉइंट क्या बोलता है, ए पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 53A of the Transfer of the Property Act 1882 is deemed to be owner of that building. Okay. अब पॉइंट ये है सर कि अगर कोई बायर एंड सेलर के बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेके, किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेके कॉन्ट्रैक्ट हाफ परफॉर्म हुआ है, दोनों के बीच में बायर एंड सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, किसी हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर को लेकर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अभी एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बायर को बिल्डिंग का पोजेशन मिल चुका है, मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स पूरा नहीं हुआ है, एग्रीमेंट पूरा ट्रांसफर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि बायर को पोजेशन बिल्डिंग का मिल चुका है। तो उस केस में क्या होगा, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि भाई जिसके पास पोजेशन है, यानी कि बायर को हम लोग डीम्ड ओनर ट्रीट करेंगे। अभी तक जो सेलर है उसने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है, लेकिन बायर के पास क्योंकि पोजेशन मिल चुका है बिल्डिंग का, उस केस में बायर को हम लोग डीम्ड ओनर ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते कि सर अगर कोई प्रॉपर्टी लीज में दिया गया है, इफ लीज इज फॉर मोर देन 12 ईयर इंक्लूडिंग रिन्यूअल पीरियड, देन द लेसी शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। अब लीज एग्रीमेंट में दो पार्टी होते हैं, एक होता है लेसर जो कि एसेट का ओनर होता है, और एक होता है लेसी जो कि एसेट को किराए पे या फिर रेंट पे लेता है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी का लीज एग्रीमेंट है और वो लीज एग्रीमेंट 12 ईयर से ज्यादा का है इंक्लूडिंग रिन्यूअल पीरियड, रिन्यूअल पीरियड मतलब सर ऐसा भी हो सकता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल, ऐसे करके भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टी लीज में दिया गया है और लीज का पीरियड इंक्लूडिंग रिन्यूअल पीरियड 12 ईयर से ज्यादा है, तो उस केस में जो लेसी है, जो टेनेंट है, उससे हम क्या बोलेंगे, डीम्ड ओनर ट्रीट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि लीज का जो पीरियड है वो 12 ईयर से ज्यादा का होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि जो लीज का एग्रीमेंट होता है ना वो लेस देन 12 मंथ का नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर 12 मंथ से कम का कोई एग्रीमेंट है तो उसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद सर चलते हैं हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। सर कब हम बोलेंगे कि एक हाउस प्रॉपर्टी हमारा ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है, कब हम सर बोलेंगे कि एक हाउस प्रॉपर्टी हमारा ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है। चलो देखो, बस आपको एक वर्ड यूज रखना है, मतलब एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, वो है स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस। अगर आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को यूज किया है, अगर आप अपने हाउस प्रॉपर्टी को यूज किया है, वेदर इट्स डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली आपने वहां पे ऑफिस बनाया है, फैक्ट्री बनाया है, तो ये तो डायरेक्ट यूज हो गया बिजनेस के लिए। लेकिन अगर इनडायरेक्टली भी आप उस हाउस प्रॉपर्टी को किसी को किराए पे देते हो, किसी को रेंटेड आउट करते हो, और ड्यू टू दैट रेंटेड आउट अगर 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 आपका बिजनेस स्मूथली कंडक्ट हो रहा है, अगर आपकी बिजनेस स्मूथली कंडक्ट हो रहा है, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स है कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया है एम्प्लॉइज को, जिसकी वजह से आपने अपनी खुद के एम्प्लॉइज को वो हाउस प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दिया है, और उसकी वजह से आपकी बिजनेस स्मूथली कंडक्ट हो रहा है, तो हम बोलेंगे वो हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। अगर आपने वो हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया है एंसिलरी यूनिट्स को, एंसिलरी यूनिट्स मतलब जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसके रॉ मटेरियल वगैरह, जिससे आप रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हो, अगर उस यूनिट को, उस बिजनेस को आपने वो प्रॉपर्टी लेट आउट किया है, या फिर आपके सप्लायर को अगर आपने प्रॉपर्टी लेट आउट किया है, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंटेड आता है उस रेंट को आप क्या बोलोगे, इनकम फ्रॉम द पीजीबीपी, यानी कि पीजीबीपी हेड में वो टैक्सेबल होगा।
उसके बाद अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एजेंसी को दिया है फॉर स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस, अगर आपने किसी गवर्नमेंट एजेंसी को, पुलिस स्टेशन हो सकता है, फायर स्टेशन हो सकता है, इन लोगों को आपने प्रॉपर्टी लेट आउट किया है फॉर द स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ योर बिजनेस, उस केस में भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हाउस प्रॉपर्टी है वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, चलो सर अगर हाउस प्रॉपर्टी फॉरेन में, क्या सर उसका इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस। देखो एनुअल वैल्यू ऑफ द फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी, इसका सर ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर अगर एसएससी ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, अगर एसएससी ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो इनकम ऑलवेज टैक्सेबल होगा, चाहे आप वो प्रॉपर्टी का इनकम इंडिया में रिसीव करिए या फिर बाहर रिसीव करिए, दोनों ही केस में वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सर अगर एसएससी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है, अगर एसएससी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में क्या होगा? वो इनकम टैक्सेबल होगा इंडिया में इफ दैट इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया। इंडिया में वो इनकम तभी टैक्सेबल होगा जब वो इंडिया में रिसीव हुआ है। ठीक है, चलो एक चीज आप लोगों को याद रखना है, इन केस ऑफ फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज कैलकुलेटेड एज इफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन इंडिया। तो इसका मतलब सर क्या है? जब भी आप एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन कर रहे हो, आपको ऐसे कंप्यूट करना है, वो सारे के सारे डिडक्शन वगैरह, वो सारे के सारे चीजें आपको कंसीडर करना है कि अगर प्रॉपर्टी इंडिया में होता तो आपको कैसे कंप्यूटेशन करने के लिए मिलता। ठीक है, तो इंडिया की प्रॉपर्टी के लिए आप जैसे एनुअल वैल्यू कंप्यूट करते हो, जीएबी वगैरह जैसे कंप्यूट करते हो, सिमिलरली यहाँ पे फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी आप लोगों को करना है। ओके, उसके बाद सर चलते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कंपोजिट रेंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट रेंट? कंपोजिट रेंट का मतलब सर क्या है? देखो बहुत ही सिंपल है, कंपोजिट रेंट का मतलब है कि जब कोई ओनर या फिर कोई लैंडलॉर्ड अपने हाउस प्रॉपर्टी के साथ आपको अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि घर भी दिया गया है, उसके साथ वाईफाई, फर्नीचर, आपको उसके साथ क्या मिला है? सिक्योरिटी गार्ड वगैरह मिला है, आपको पार्किंग लॉट वगैरह मिला है, उसके लिए ओनर पैसा लेता है, और आप लोगों को अदर बेनिफिट जैसे कि आप लोगों को लिफ्ट वगैरह की चार्जेस, मतलब लिफ्ट वगैरह बेनिफिट मिला है, आपको स्विमिंग पूल वगैरह मिला है, ये सारे बेनिफिट्स अगर आपको घर के साथ मिला है और ओनर इन सब के लिए आपसे पैसा लेता है, ठीक है, उस केस में हम उसे बोलेंगे कंपोजिट रेंट। तो यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग का रेंट नहीं है, यहाँ पे अदर सर्विसेज का भी आपसे रेंट लिया जा रहा है। ओके, तो उस केस में क्या होगा? अगर कंपोजिट रेंट है, कंपोजिट रेंट का मतलब क्या है? रेंट ऑफ द बिल्डिंग प्लस रेंट ऑफ द अदर सर्विसेज, रेंट ऑफ द बिल्डिंग प्लस रेंट ऑफ द अदर सर्विसेज। तो देखो बहुत सिंपल है, कंपोजिट रेंट की केस में क्या है? अगर सर कंपोजिट रेंट को आप सेग्रीगेट कर सकते हो, यानी कि अगर आपको पता है कि रेंट ऑफ द बिल्डिंग कितना है एंड रेंट ऑफ द अदर सर्विसेज कितना है, तो रेंट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा एंड रेंट ऑफ द अदर सर्विसेज जो है वो आपका क्या होगा? आईएफओस में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। ठीक है, लेकिन सर अगर आप सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हो कि बिल्डिंग का रेंट कितना है एंड अदर सर्विसेज का रेंट कितना है, तो आप एक सिंगल रेंट चार्ज कर रहे हो, तो उस केस में जो पूरा का पूरा रेंट है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर उसके बाद सर हम लोग बात करते हैं एग्जेम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टी। देखो कुछ हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम है वो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्टेड है, तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से हाउस प्रॉपर्टी है वो। नंबर 1 पे आता है आपका वन हाउस प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू एक्स रेलर। इसका मतलब क्या है सर? कि कोई एक हवेली, कोई एक पैलेस जो पुराने टाइम के राजा महाराजा की फैमिली है ना, जो राजा महाराजा की फैमिली अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है, गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आप कोई भी एक पैलेस आपका पूरा एग्जेम्पशन ले सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है, मतलब इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो आप यूज कर सकते हो अपने पर्सनल पर्पज के लिए। ओके, हाउस प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उनका जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें से अगर कुछ रेंट आता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है। हाउस प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे यूज फॉर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के लिए जो हाउस प्रॉपर्टी यूज किया जाता है उसके ऊपर भी आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पार्टी ऑफिस वगैरह है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो वो भी क्या होगा? टैक्सेबल नहीं होगा, उससे कुछ भी इनकम आता है वो टैक्सेबल नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी बिलोंगिंग्स टू ए साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है लाइक इसरो, अगर वो कोई हाउस प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी, जो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन होता है उनकी जो ऑफिस वगैरह है या फिर वो जो हाउस प्रॉपर्टी से रेंट वगैरह लेते हैं उनके ऊपर भी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो बीएमसी के बिल्डिंग होते हैं, म्युनिसिपैलिटी के जो बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे मार्केट वगैरह होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग उन्हें किराया लेके अपना बिजनेस करते हैं,
उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। ओके, हाउस प्रॉपर्टी यूज ऑफ ए ट्रेड यूनियन, अगर कोई ट्रेड यूनियन है उनके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी वगैरह है तो वो भी क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी बिलोंगिंग्स टू ए पर्सन हु इज रेसिडेंट ऑफ लद्दाख, अगर कोई लद्दाख का रेसिडेंट है तो उसका हाउस प्रॉपर्टी भी टैक्सेबल नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर साइंटिफिक, हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी यूज हो रहा है तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर टैक्स पीजीबीपी में लगेगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सर इसके अलावा एक और हाउस प्रॉपर्टी है जो कि आपका फार्म हाउस, फार्म हाउस जो है ना सर, फार्म हाउस जो है, फार्म हाउस भी आपका क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। फार्म हाउस से जो भी इनकम आएगा वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब एग्रीकल्चरल इनकम में आ जाएगा और एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है सर, चलो इसके बाद से चलते सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। ये आपका सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में आता है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 आपका क्या बोलता है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी सर आप इनकम कैसे कंप्यूट करोगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले लीजिए, उसमें से आप लोग माइनस करिए म्युनिसिपैलिटी टैक्स एंड अदर लोकल टैक्स, वो माइनस करने के बाद सबसे पहले लीजिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है, थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से माइनस कर लीजिए म्युनिसिपैलिटी टैक्स, म्युनिसिपैलिटी टैक्स माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा दैट इज योर एनुअल नेट एनुअल वैल्यू और एनएवी। एनएवी जो भी आया, एनएवी से आपको दो डिडक्शन माइनस करना है, एक है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A दैट इज योर स्टैंडर्ड डिडक्शन व्हिच इज 30% ऑफ एनएवी। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 30% ऑफ एनएवी। उसके बाद आप लोगों को माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24B में, जो कि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन होता है बेसिकली। ये दोनों माइनस करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगेन एक बार रिकॉल करिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से माइनस करना है म्युनिसिपैलिटी टैक्स और अदर लोकल टैक्सेस, आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू और एनएवी। एनएवी से दो चीजें माइनस करना है, 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एंड द रिजल्ट विल बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है सर, चलो सर अब हम लोग बात करेंगे जीएवी कैसे कंप्यूट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको इसी चीज के ऊपर फोकस करना है। सर हाउ टू कंप्यूट जीएवी, देखो जीएवी के लिए मैंने यहाँ पे दो पार्ट में जीएवी को डिवाइड कर लिया है। पहले पार्ट में आप लोग क्या करोगे, म्युनिसिपैलिटी वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू, एमआरबी एंड एफआरबी, व्हिच वन इज हायर, दोनों में से जो हायर है उसे ले लीजिए, उसको कंपेयर करिए स्टैंडर्ड रेंट के साथ, व्हिच वन इज लोअर इज योर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये आपकी पार्ट 1 में आएगा, क्या है सर, म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, व्हिच वन इज हायर, म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, व्हिच वन इज हायर, दोनों में से जो हायर है वो ले लीजिए, उसको कंपेयर करिए स्टैंडर्ड रेंट के साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ जो भी लोअर आएगा वो हो जाएगा आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट यानी कि RER। ठीक है सर, अब पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी में आपको क्या करना है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, मतलब पूरे साल भर का रेंट ले लीजिए, आप पूरे साल भर का रेंट ले लीजिए 12 महीने का, उसमें से माइनस कर लीजिए लॉस ड्यू टू वैकेंट पीरियड, वैकेंट पीरियड की वजह से आपका जो भी लॉस है वो माइनस कर लीजिए। माइनस करने के बाद ये जो सर अमाउंट आ जाएगा, वैकेंट पीरियड के बाद माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट आएगा आपका, ठीक है, वैकेंट पीरियड माइनस करने के बाद सर ये जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट को आपको कंपेयर करना है किसके साथ, RER के साथ, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट के साथ। अगर सर ये अमाउंट बड़ा आता है तो व्हिच एवर इज हायर, वो हो जाएगा जीएबी। सर अगर ये अमाउंट छोटा आता है तो उस केस में व्हिच एवर इज लोअर, वो हो जाएगा जीएबी। दोबारा देखिए, आपको क्या करना है, पार्ट ए में कैलकुलेशन करना है म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, व्हिच एवर इज हायर, उसको कंपेयर करिए स्टैंडर्ड रेंट के साथ, व्हिच एवर इज लोअर इज योर RER। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल लेना है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से लेस कर लीजिए लॉस ड्यू टू वैकेंट पीरियड, लॉस ड्यू टू वैकेंट पीरियड माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आया उसे एक बार आपको क्रॉस चेक करना है, इज इट हायर देन RER और लोअर देन। अगर हायर देन RER है तो जीएबी जो होगा वो हायर होगा, अगर लोअर है तो जीएबी जो होगा लोअर होगा। फिर उसके बाद इस वैल्यू से आपको माइनस करना है ऑन रियलाइज्ड रेंट, ऑन रियलाइज्ड रेंट माइनस करने के बाद जो भी आपका आ जाएगा वो हो जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव, कितना पैसा आपको मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, दोनों में से जो भी हायर होगा वो हो जाएगा जीएबी। यहाँ पे एक चीज आप लोग इंपॉर्टेंट नोट में देख लीजिए, इफ ड्यू टू वैकेंट पीरियड रेंट रिसीवेबल इज लोअर देन द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, अगर वैकेंट पीरियड माइनस करने के बाद ये जो रेंट रिसीवेबल है ना
एक्चुअल रेंट रिसीवेबल वैकेंट पीरियड माइनस करने के बाद अगर वो आरईआर से छोटा होता है तो जीए भी क्या हो जाएगा, व्हिच एवर इज लोअर हो जाएगा आपका जीए भी। ठीक है सर, चलिए ओके। उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे कंडीशन फॉर क्लेमिंग रीजनेबल एक्सपेक्ट सॉरी कंडीशन फॉर क्लेमिंग ऑन रियलाइज रेंट एज डिडक्शन। सर ऑन रियलाइज रेंट अगर आप डिडक्शन में लेना चाहते हो तो देयर आर सर्टन कंडीशन जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। व्हाट आर द, देयर आर 4 कंडीशन बेसिकली अंडर रूल 4, अंडर रूल 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल 1962 के रूल 4 के हिसाब से आपके 4 कंडीशन है। और ये 4 कंडीशन कौन कौन से सर? नंबर 1 कंडीशन इज टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड। भाई टेनेंसी जो है वो बोनाफाइड होना चाहिए। The defaulting tenant has vacate or step has been taken to compel him to vacate the property। सबसे पहला पॉइंट क्या है? टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड, टेनेंसी रियल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो आइदर खुद प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया है या फिर आपने पूरा स्टेप लिया है टू वैकेट हिम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। उसके बाद जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है ही इज नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो किसी और प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए एसएससी का। अगर एक प्रॉपर्टी में उसने धोखा दिया है, पैसा नहीं दिया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसे दूसरा प्रॉपर्टी दो। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोलता है कि ये 4 कंडीशन आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। नंबर 1 टेनेंसी इज बोनाफाइड, नंबर 2 वैकेंटिंग और डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेट द प्रॉपर्टी, डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेट द प्रॉपर्टी और स्टेप हैज बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी। यहाँ पे उसने खुद छोड़ के चला गया और आपने प्रॉपर स्टेप लिया है उसे निकालने के लिए। उसके बाद वो दूसरा कोई प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए। और जो चौथा कंडीशन है एसएससी हैज टेक ऑल द रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट। एसएससी जो है उसने पूरा स्टेप लेना चाहिए, उसको पूरा स्टेप लेना चाहिए, एफआईआर वगैरह करना चाहिए, जो भी लीगल प्रोसीडिंग से कोर्ट वगैरह में केस वगैरह करना चाहिए प्रॉपर्टी का जो ऑन रियलाइज रेंट है उसे रिकवर करने के लिए। या फिर एक काम कर सकते हो आप, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसे सेटिस्फाई कर लीजिए कि भाई जो भी आपने लीगल प्रोसीडिंग किया है वो उस पर्सन के लिए जिसने जो वैकेंडिंग टेनेंट है उसके लिए क्या है, यूजलेस है, वो टेनेंट पैसा नहीं देने वाला। अगर ये चारों कंडीशन आप फुलफिल करते हो देन यू आर ओनली एलिजिबल फॉर टेकिंग डिडक्शन ऑफ ऑन रियलाइज रेंट। ठीक है सर। यहाँ पे कुछ चीजों की मीनिंग आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू। सर इसका मतलब क्या है? म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू का मतलब है रेंट फिक्स बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी ने जो भी रेंट फिक्स किया है सर वो हो जाएगा आपका म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू। सर उसके बाद आपका फेयर रेंटल वैल्यू और एफआरवी का मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है रेंट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। जिस लोकेलिटी में, जिस एरिया में आपका घर है उस एरिया में सिमिलर हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कितना है, यानी कि मार्केट रेंट कितना है, वो आप लोगों को चेक करना है। उसके बाद सर आता है स्टैंडर्ड रेंट। सर स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या है? हर एक स्टेट में रेंट कंट्रोल एक्ट होता है। ऑन मतलब जो भी ऑन यूजुअल या फिर माल प्रैक्टिस होता है ना, रेंट को अननेसेसरी जो टेनेंट जो ओनर अननेसेसरी रेंट को बढ़ा देते हैं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए एक रेंट कंट्रोल अथॉरिटी होता है। और उस रेंट कंट्रोल अथॉरिटी ने जितना मैक्सिमम रेंट फिक्स किया है उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रेंट। सो मैक्सिमम रेंट फिक्स्ड बाय रेंट कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट, वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड रेंट। ओके। उसके बाद आपका एआरआर, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का मतलब क्या है? एनुअल रेंट व्हिच मस्ट बी रिसीवेबल फ्रॉम द टेनेंट। ओके, टेनेंट से जितना आप एनुअली रेंट रिसीव करने वाले हो वो हो जाएगा आपका एनुअल रेंट रिसीवेबल। ठीक है सर, चलो ओके। उसके बाद सर हम लोग चलते हैं, सब तो हमारा जो कंप्यूटेशन था ना, कंप्यूटेशन ऑफ अंडर सेक्शन 23(1), तो सबसे पहले था ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं डिडक्शन टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी। ओके, म्युनिसिपैलिटी टैक्स और लोकल अथॉरिटी टैक्स। सर उसका डिडक्शन आपको कैसे मिलेगा? देखो बहुत ही सिंपल है। डिडक्शन इज परमिजेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग 2 कंडीशन। जो भी आप लोकल अथॉरिटी को टैक्सेस वगैरह पे करते हो ना, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, उसका डिडक्शन सर आपको मिल सकता है, लेकिन ये 2 कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। नंबर 1, इट शुड बी बोर्न बाय द एसएससी। ये जो है, ये जो टैक्स है एसएससी खुद पे करना चाहिए। ओके, और दूसरा है कि इसे एक्चुअली पेड करना चाहिए ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। सो एक्सपेंसेस जो लोकल टैक्स है उसका जो बियर है, उसका जो बर्डन है वो एसएससी बियर करना चाहिए। नंबर 2 है ओरिजिनली अगर आपने पेमेंट किया है म्युनिसिपैलिटी को टैक्स तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि इफ म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेड बाय टेनेंट देन इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। सर अगर म्युनिसिपैलिटी टैक्स टेनेंट ने पे किया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, इफ इट इज पेड बाय द ओनर बट लेटर ऑन रिकवर फ्रॉम द टेनेंट देन आल्सो डिडक्शन इज नॉट अलाउड। अगर
टेनेंट, अगर ओनर ने पे किया है लेकिन बाद में उसने टेनेंट से वो पैसा रिकवर कर लिया तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। टेनेंट ने खुद पे किया है, नहीं मिलेगा। अगर आपने पेमेंट किया है लेकिन बाद में टेनेंट से रिकवर कर लिया तो भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी टैक्स हमेशा आपको कैश बेसिस पे मिलेगा, आउटस्टैंडिंग बेसिस पे नहीं मिलेगा। अगर म्युनिसिपैलिटी टैक्स ड्यू है तो डिडक्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है। जितना आप पे करोगे ओरिजिनली उतना ही आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने पास्ट ईयर के लिए करंट ईयर में म्युनिसिपैलिटी टैक्स पे किया है तो जिस ईयर में आपने पे किया है उसी ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगा। मान लीजिए कि पिछले 4-5 साल का म्युनिसिपैलिटी टैक्स आपने करंट ईयर में पे कर लिया है तो जितना आपने पे किया पूरा का पूरा आपको डिडक्शन मिलने वाला है, ठीक है। एडवांस म्युनिसिपैलिटी टैक्स लेकिन आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एडवांस म्युनिसिपैलिटी टैक्स के ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, ओके। लॉजिक आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है रिवीजन लेक्चर में, बस इतना याद रख लीजिए। म्युनिसिपैलिटी टैक्स अगर आप एडवांसली पेमेंट कर रहे हो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अगर आपने म्युनिसिपैलिटी टैक्स वगैरह पेमेंट किया है बाय टेकिंग लोन तो उसका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे सेक्शन 24 का। सेक्शन 24 इज योर डिडक्शन सेक्शन। सेक्शन 24 क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल है। सेक्शन 24 में दो डिडक्शन है, 24A उसके बाद आपका है 24B। 24A इज योर स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने आपको बोला था कितना मिलेगा सर, एनएवी का 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और ये फ्लैट है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा एनएवी का 30%। अब ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है ना, इसके वजह से आपको जितने भी आपके रेवेन्यू खर्चा है लाइक योर इंश्योरेंस, रिपेयर, आपका मेंटेनेंस वगैरह का जो खर्चा है वो आपको हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही एक्सपेंस, एक ही डिडक्शन मिलेगा, दैट इज 30% ऑफ एनएवी। अगर ये 30% आपको मिल रहा है तो आपको अदर जो एक्सपेंसेस है आपका, जैसे कि रिपेयर हो सकता है, मेंटेनेंस वगैरह हो सकता है, छोटा मोटा कोई भी आपका मेंटेनेंस खर्चा हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो 30% का डिडक्शन है ये भी आपको नहीं मिलेगा अगर आपका एनएवी नील है और नेगेटिव है, ठीक है। अगर आपकी एनएवी 0 है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा क्योंकि 0 का 30% तो 0 ही होता है। और अगर आपकी एनएवी नेगेटिव में है तो भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। 30% का नेगेटिव में अगर एनएवी है, सर एनएवी नेगेटिव में कैसे हो सकता है, बहुत ही सिंपल है। अगर जीएवी से ज्यादा आपने म्युनिसिपैलिटी टैक्स पे किया है तो उस केस में एनएवी आपका नेगेटिव में हो सकता है। तो अगर एनएवी नेगेटिव में होता है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है सर। चलो उसके बाद सर हम लोग बात करते हैं सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आपको सर कैसे मिलेगा, लोन अगर आपने लिया है फॉर द पर्पज ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिपेयरिंग, एक्सटेंशन, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने ये सारे पर्पज के लिए ये सारे पर्पज के लिए लोन लिया है तो आपको लोन का डिडक्शन मिल सकता है। तो आपको लोन का डिडक्शन सर क्या हो सकता है, मिल सकता है, ठीक है। अगर आपने ये सब पर्पज के लिए लोन लिया है। देखो लोन में दो टाइप के इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन में दो टाइप के इंटरेस्ट होता है, एक होता है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और एक होता है आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। देखो प्री कंस्ट्रक्शन मतलब घर का कंप्लीशन होने से पहले जो भी आपका खर्चा हुआ है, जो भी आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है घर की कंप्लीशन होने से पहले, उसे हम बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है वो आपको मिलेगा लेकिन एक साथ नहीं मिलेगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। प्री कंस्ट्रक्शन का जो इंटरेस्ट है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन सर कब से मिलेगा, जिस ईयर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसी साल से आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है सर। सर पोस्ट कंस्ट्रक्शन का क्या, पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट जिस साल का जितना है उस साल उतना पूरा आपको मिलने वाला है, ठीक है सर। चलो ओके सर, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या है वो जरा समझा दीजिए। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की अगर मैं बात करूं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मींस पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन और द डेट ऑफ द बोरोइंग व्हिचएवर इज लेटर। जिस दिन आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और जिस दिन आपने लोन लिया, जो डेट बाद में आता है उसे हम बोलेंगे स्टार्टिंग डेट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। लोन टेकन और कंस्ट्रक्शन बिगिन व्हिचएवर इज लेटर, जो बाद में आएगा वो है स्टार्टिंग डेट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड कब हो जाएगा, जिस दिन आपका घर कंप्लीट हुआ, जिस दिन आपका घर कंप्लीट हुआ उसकी प्रीसीडिंग 31 मार्च। तो देखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड सर क्या है,
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन और डे ऑफ द बोरोइंग व्हिचएवर इज लेटर एंड एंड्स ऑन द 31st मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। जिस दिन आपने लोन लिया और जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, जो डेट बाद में आता है वो हो जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग पीरियड। और सर एंडिंग पीरियड कौन सा होगा? जिस दिन आपका घर कंप्लीट होता है उसका जस्ट प्रीसीडिंग, उसके पहले वाला जो भी 31st मार्च वाला डेट है वो हो जाएगा आपका एंडिंग पीरियड। ठीक है। अच्छा सर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड सर कब तक चलेगा? देखो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड मीन्स पीरियड बिगिनिंग at the starting of the year in which construction is complete and continue until the repayment of the loan। सिंपली अगर मैं बोलूं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जहां पे एंड होता है उसके अगले दिन से आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाता है एंड ये तब तक चलेगा जब तक आप लोन का रिपेमेंट नहीं कर लेते। ठीक है सर। चलो उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर हम लोग बात कर लेते हैं रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं। Interest on loan, interest on borrowed capital is allowed on accrual basis even if books of account are kept on cash basis। अगर आप चाहे आप कैश बेसिस फॉलो करो चाहे आप एक्यूरल बेसिस फॉलो करो, जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो सर आपको क्या मिलेगा? एक्यूरल बेसिस पे, यानी कि ड्यू बेसिस पे उसका डिडक्शन आपको मिलने वाला है। ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन फ्रेश लोन व्हिच इज टेकन टू रिपे द ओरिजिनल लोन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। अगर आपने ओरिजिनली हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया था किसी पार्टी से भी, ओके, और उस लोन की प्रिंसिपल पे करने के लिए आप फ्रेश लोन ले रहे हो, तो जो न्यू लोन आप ले रहे हो उसके ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करोगे उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा। मान लीजिए कि मैंने मिस्टर ए से 50 लाख का लोन लिया था हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। मैं इसको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं एट ए रेट ऑफ 10%, तो ये तो ओल्ड लोन हो गया। फिर मैंने क्या किया? मिस्टर बी से मैंने 40 लाख रुपए लिया टू रीपे द प्रिंसिपल ऑफ द ओरिजिनल लोन। ओके, मिस्टर ए से मैंने जो लोन लिया था ना, उस लोन को रिपेमेंट करने के लिए 40 लाख मैंने मिस्टर बी से ले लिया एट ए रेट ऑफ 8%। तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये जो न्यू लोन है इसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन मुझे मिलेगा। ठीक है। चलो अगर मैंने न्यू लोन लिया है, इंटरेस्ट ऑन न्यू लोन व्हिच इज टेकन फॉर पेइंग आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ द ओल्ड लोन। देखो अगर मिस्टर ए से मैंने जो लोन लिया था 50 लाख का, उसके ऊपर इंटरेस्ट मान लीजिए कि बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है। और उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए, पहले केस में क्या था कि मैं प्रिंसिपल पे करने के लिए अगर न्यू लोन ले रहा हूं तो न्यू लोन का इंटरेस्ट मुझे अलाउड होगा, लेकिन अगर मैं ओल्ड लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए न्यू लोन ले रहा हूं तो न्यू लोन का इंटरेस्ट मुझे अलाउड नहीं होगा। और हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो भी लोन आप ले रहे हो म्युनिसिपैलिटी टैक्स वगैरह पेमेंट करने के लिए, उसका इंटरेस्ट आपको अलाउड नहीं होगा। अगर सर आपने कोई कमीशन ब्रोकरेज वगैरह पेमेंट किया है तो उसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है सर। चलो सेक्शन 25 आपका क्या बोलता है? बहुत ही सिंपल चीज बोलता है सर। सेक्शन 25 बोलता है कि अगर आपने किसी को इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट किया है विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस काटे बगैर आपने किसी को इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट किया है और उसका कोई इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट नहीं है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है वो अलाउड नहीं होगा। सिंपल सा बात बोलता है कि विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस अगर आपने किसी को इंटरेस्ट वगैरह पे किया है तो उसका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है सर। चलो तो ये सर आपका लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो गया। नाउ टाइम फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2A। ठीक है। तो सर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेशन कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है। देखो आज पर सेक्शन 23(2)(a a house property is termed as self occupied house property where such house property or part thereof is in occupation of the owner for his personal purpose is not let out throughout the year or any part of the previous year। देखो बहुत ही सिंपल है, बोल रहा है कि सर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी हम किसे बोलेंगे? अगर ओनर उसके कुछ पार्ट में या फिर पूरा हाउस प्रॉपर्टी में खुद रेसिडेंशियल पर्पस के लिए उसे यूज कर रहा है, या फिर अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी पूरे साल भर खाली पड़ा है या फिर कोई भी पार्ट के लिए वो खाली पड़ा है, लेट आउट नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का सर ट्रीटमेंट क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है। देखो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में द एनुअल वैल्यू ऑफ सच सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी और पार्ट देयरऑफ शैल बी टेकन एज नील। तो जो सेल्फ ऑक्युपाइड का एनुअल वैल्यू है, सर एनुअल वैल्यू बोले तो एनुअल वैल्यू का मतलब एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू आप क्या कर सकते हो? नील ले सकते हो। ठीक है। इफ द असेसी ऑक्युपाइज मोर देन, देखो
कोई भी एसएससी दो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी को कोई भी एसएससी दो हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी ले सकता है. If the assessee occupy more than two house property as self-occupied, then he is allowed to treat only two house property as self-occupation at his option. The remaining self-occupied house property are treated as deemed to be let out house property. सर इसका मतलब क्या है? देखो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी हम लोग किसे बोलेंगे? बहुत ही सिंपल है. अगर किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को ओनर अपनी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो वो हो जाएगा आपका सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी. और अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी पूरे साल भर खाली पड़ा है, वो लेट आउट नहीं हुआ है, तो उससे भी हम लोग बोलेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी. सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी की अगर टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें हम लोग, तो उसका जो एनए भी है, डायरेक्टली आपको जीए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसकी एनए भी आप नील ले लीजिए. ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? देखो कोई भी पर्सन मैक्सिमम दो हाउस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? सेल्फ ऑक्युपाइड का बेनिफिट ले सकता है. अगर उसके पास दो से ज्यादा घर है तो दो के बाद जितना भी घर है उसे हम लोग डीम्ड टू बी लेट आउट ट्रीट करेंगे. ठीक है, चलो बेनिफिट अगर बात करें सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के, तो सर क्या है? देखो बहुत सिंपल है. बेनिफिट अंडर सेक्शन 23A कैन बी ओनली क्लेम्ड बाय इंडिविजुअल एंड एचयूएफ. तो सर ये जो सेल्फ ऑक्युपाइड वाला हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट है, ये सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ चूज कर सकते हैं. एचयूएफ एंड इंडिविजुअल के अलावा और कोई सेल्फ ऑक्युपाइड सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता. ठीक है, एक चीज आप लोगों को देखना है कि अगर कोई किसी के पास मोर देन टू हाउस प्रॉपर्टी है तो वो चाहे तो अपने मर्जी से किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट कर सकता है. और वो चाहे तो वो ऑप्शन को बाद में चेंज भी कर सकता है विदाउट एनीवन्स परमिशन. वो किसी के परमिशन के बिना, मान लीजिए कि मेरे पास 4 हाउस प्रॉपर्टी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 सिटी में 4 हाउस प्रॉपर्टी है. मैंने फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर 2024-2025 में दिल्ली एंड मुंबई को मैंने क्या किया? सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट किया. तो जो चेन्नई एंड कोलकाता वाला घर होगा वो डीम्ड टू बी लेट आउट हो जाएगा. मैंने 25-26 में चेन्नई एंड कोलकाता वाला हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड ट्रीट किया. तो मैं ये ऑप्शन अपनी मर्जी से किसी भी साल में ले सकता हूं, लेकिन एक बार मैंने अगर चूज कर लिया तो वो पूरे साल के लिए वैलिड रहेगा. ठीक है, साल के बीच में मैं चेंज नहीं कर सकता. जब मैं रिटर्न फाइलिंग करूंगा तो मैं क्या करूंगा? दो हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड चूज करूंगा. ठीक है, चलो. When the assessee occupy a house but not in the capacity of the owner, then the benefit of section 23(2)A is not applicable. देखो अगर कोई assessee है जो अपनी खुद के घर में ओनर की कैपेसिटी में नहीं रह रहा है तो उस केस में उसे सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं मिलेगा. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए कि एक एम्प्लॉई है अमृता. अमृता ने क्या किया? अमृता के पैसे का हाउस प्रॉपर्टी है. अमृता रिलायंस में जॉब करती है. ठीक है, और रिलायंस वालों ने क्या किया है? अमृता का ही घर लीज पे ले रखा है एम्प्लॉय को लेट आउट करने के लिए, एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए. तो अमृता जो है वो क्या कर रही है? रिलायंस में जॉब कर रही है. अब रिलायंस में जो जॉब कर रही है, रिलायंस वालों ने उसे एक घर प्रोवाइड किया है, लेकिन घर किसका है? घर सर अमृता का ही. रिलायंस ने क्या किया है? अमृता से घर को लीज पे ले लिया है. अमृता का घर रिलायंस वालों ने लीज पे लिया है और उसी घर को एज ए एम्प्लॉय अमृता को यूज करने के लिए रिलायंस वाले दे रहे. तो यहाँ पे अमृता अपने खुद के घर में रह रही है लेकिन नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ ओनर. वो आज रिलायंस की एम्प्लॉय उस घर में रह रही है. तो उस केस में अमृता को सेल्फ ऑक्युपाइड की बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है सर. अच्छा, इफ एन एसेसी हैज एन हाउस प्रॉपर्टी व्हिच कंसिस्ट 2 और मोर रेसिडेंशियल यूनिट एंड सच units are self occupied and used as a combined form, then the annual value of entire house shall be taken as nil. मान लीजिए कि आपके पास दो घर है और दोनों को आप ज्वाइंट करके सिंगल यूनिट की तरह यूज कर रहे हो तो उसे सिंगल हाउस ट्रीट किया जाएगा. और इस तरह से एसएससी क्या कर सकता है? मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले सकता है. मान लीजिए कि आपके पास 3 घर है, तीनों घर को आपने क्या किया है? ज्वाइंट कर लिया है आपस में, उसे कंबाइन करके सिंगल फॉर्म में यूज कर रहे हो. तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो तीनों हाउस प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्युपाइड ट्रीट कर सकते हो. चलो सर इनकम कैसे कंप्यूट होगा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का? बहुत ही सिंपल है. देखो एनए भी आप लोगों को लेना है नील, और क्योंकि एनए भी आप नील लोगे तो आपको 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. इसीलिए आप क्या कर सकते हो? डिडक्शन करोगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल है. नेट एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी आपको क्या लेना है? नील लेना है. सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी अगर आप नील ले लेते हो तो एनए भी नील है तो आपको 24A का तो डिडक्शन सर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 24B का डिडक्शन मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलेगा. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आएगा वो हमेशा आपका नेगेटिव में आएगा.
अगर आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है। ठीक है सर, चलो अच्छा देखो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 है नॉट अलाउड। Net annual value of the two self-occupied house property is taken as nil as per the choice of the assessee. He can choose the house property throughout which his tax liability is reduced. अच्छा, जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B है वो न्यू टैक्स रिजिम यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में आप क्लेम नहीं कर सकते। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का इनकम क्या होगा, नील होगा। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, तो सर इंटरेस्ट का बेनिफिट कितना मिलने वाला है अंडर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, रिपेयर, रिनोवेशन, एक्सटेंशन इज अलाउड अप टू 30,000। तो अगर आपने रिपेयर, रिनोवेशन, एक्सटेंशन, एक्विजिशन इन सब के लिए लोन लिया है फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, तो पूरे साल भर में आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट सर कितना मिलेगा, 30,000 का मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओके, ये जो 30,000 की लिमिट है ये 2 लाख हो सकता है अगर आप ये 3 कंडीशन फुलफिल करते हो। तो आपका ये जो 30,000 का लिमिट है ये 2 लाख का हो सकता है अगर ये 3 कंडीशन आप फुलफिल करते हो। नंबर 1, द लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। लोन जो है वो 1 अप्रैल 1999 के बाद आपने लिया है। लोन इज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। लोन आपने लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर एक्विजिशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी के लिए। Such construction or acquisition must be completed within 5 years from the end of the financial year in which loan taken। जिस दिन आपने लोन लिया उसके 5 साल के अंदर अंदर, उस ईयर के एंड के बाद 5 साल के अंदर अंदर आपने घर का कंप्लीशन कर लिया है तो आपको 2 लाख का बेनिफिट मिलने वाला है, वरना आप 30,000 बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है सर, चलो अच्छा सर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑन ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी पूरे साल भर वैकेट रहता है तो उसे हम बोलेंगे ऑन ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ऑन ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का सर ट्रीटमेंट क्या होगा, मैं आपको बोल दूं, सेम आज सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का जो ट्रीटमेंट है ऑन ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का भी सर वही ट्रीटमेंट होने वाला है। ठीक है सर, डन। सो ऑन ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी एंड सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी सर हम कितना ले सकते हो, आप ऑन ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी एंड सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी दोनों को मिला के मैक्सिमम कोई भी पर्सन सिर्फ 2 का बेनिफिट ले सकता है। यानी कि अगर आप एक सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट लेते हो तो आप एक ऑन ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी एडिशनल उसके साथ ले सकते हो। तो आइदर आप 2 सेल्फ ऑक्युपाइड ले सकते हो, आइदर 2 ऑन ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी ले सकते हो, या फिर एक सेल्फ ऑक्युपाइड और एक ऑन ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। ठीक है सर, चलो सर अगर हाउस प्रॉपर्टी पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्टली लेट आउट है, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड पार्टली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि इसी से ही आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो जब भी पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड पार्टली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी होगा तो डिवीजन आपका सर कैसे होगा, 2 टाइप के डिवीजन आपका हो सकता है, एक हो सकता है आपका एरिया वाइज डिवीजन और एक हो सकता है आपका टाइम वाइज डिवीजन। ठीक है, तो सर एरिया वाइज डिवीजन में क्या होता है, देखो एरिया वाइज डिवीजन का एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है जिसमें 2-3 फ्लोर है। ओके, मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, इसमें 2 पार्ट्स है। ओके, एक ओनर सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए यूज करता है, सेल्फ ऑक्युपेशन के लिए, और एक लेट आउट के लिए यूज करता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्टली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। अगर एरिया वाइज डिवीजन है ना तो आपको क्या करना है, देखो हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट यूनिट्स and one or more of which are self occupied and remaining are let out। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक हाउस प्रॉपर्टी में मोर देन वन इंडिपेंडेंट यूनिट्स है। ओके, 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट यूनिट्स है, और एक यूनिट ओनर अपनी सेल्फ ऑक्युपेशन के लिए यूज करता है, बाकी के जो रिमेनिंग यूनिट्स है वो लेट आउट है। ओके, इस केस में सर आपको करना क्या है, देखो सेल्फ ऑक्युपाइड एंड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कंसीडर अ सेपरेट हाउस। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि वो 50-50 रेशियो में 50% एंड 50% मतलब इक्वली डिवाइडेड है, तो आप दोनों हाउस प्रॉपर्टी को सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करोगे। लेट आउट वाले को आप सेपरेट ट्रीट करोगे एंड आपकी जो सेल्फ ऑक्युपाइड वाला पार्ट है उसे आप सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करोगे, और दोनों का इनकम आप अलग अलग कंप्यूट करोगे। ठीक है, कॉमन वैल्यूज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी आपके कॉमन वैल्यूज है लाइक योर म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपैलिटी टैक्स, इंटरेस्ट आर प्रोपोर्शनेटली डिवाइडेड। जिस रेशियो में आपका घर डिवाइड हुआ है एरिया वाइज, जिस रेशियो में आपका घर पार्टीशन हुआ है, आपकी जो कॉमन वैल्यूज है, क्योंकि जो आपका म्युनिसिपैलिटी टैक्स होगा, जो आपका म्युनिसिपैलिटी वैल्यू होगा, फेयर रेंटल वैल्यू होगा, वो तो पूरा का पूरा बिल्डिंग का होगा।
आपको क्या करना है, उसे इक्वली डिवाइड करना है जिस रेशियो में प्रॉपर्टी डिवाइड है। ओके, अगर प्रॉपर्टी 60-40 में डिवाइड है तो आप 60-40 कर लीजिए, अगर प्रॉपर्टी 50-50 में डिवाइड है तो 50-50 कर लीजिए। तो क्या होगा सर, बहुत ही सिंपल है। कॉमन वैल्यूज लाइक म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपलिटी टैक्स, इंटरेस्ट आर प्रोपोर्शनेटली डिवाइडेड। ओके, उसके बाद इनकम ऑफ द बोथ यूनिट्स आर कंप्यूटेड सेपरेटली, दोनों यूनिट का इनकम आपको सेपरेटली कंप्यूट करना पड़ेगा सर। ठीक है, चलो ठीक है सर। चलिए उसके बाद सर हम लोग बात करते हैं टाइम वाइज डिवीजन की। सर टाइम वाइज डिवीजन की अगर हम बात करें तो टाइम वाइज डिवीजन में बहुत ही सिंपल है। देखो, इन दिस केस property is self occupied by the assessee for a part of the year and let out for the remaining part of the year। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ है कि ओनर एक घर में 6 महीने के लिए रहा, उसके बाद 6 महीने के लिए वो लेट आउट हो गया, तो मतलब ओनर 6 महीने के लिए 6 मंथ के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड में था, उसके बाद एक टेनेंट आया, वो घर छोड़ दिया, टेनेंट ने क्या किया, सेल्फ मतलब टेनेंट को वो घर लेट आउट कर लिया। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई घर लेट आउट पहले था, उसके बाद टेनेंट छोड़ के चला गया, उसके बाद ओनर ने उसे सेल्फ ऑक्युपाइड कर लिया, तो इसे हम बोलेंगे पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्टली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। यहां पे मैं बोल दूं आपको सेल्फ ऑक्युपेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन दिस केस assessee will not get any benefit for self occupied period, self occupied period के लिए उसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। and income is computed as if the property is let out throughout the year, प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए ऑक्युपाइड है, प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए लेट आउट था, इस बेसिस पे इनकम कंप्यूटेशन किया जाएगा। इन दिस केस रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो आरईआर होता है आप लोगों का इज टेकन फॉर द होल ईयर, जो आपका म्युनिसिपल वैल्यू होता है, फेयर वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड रेंट होता है, इन सबको लेकर आप आरईआर निकालते हो, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है वो पूरे साल भर का लिया जाएगा एंड जो एक्चुअल रेंट है वो एक्चुअल पीरियड के लिए लिया जाएगा। ठीक है सर, चलो उसके बाद हम लोग सर बात करते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल है, देखो डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, where the assessee occupy more than 2 house property as self occupied house property and has more than 2 unoccupied house property, then any two can he claim for benefit of section 23 true at his choice and the remaining properties are treated as deemed to be let out। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए कि किसी पर्सन के पास 4 घर है और वो चारों के चारों घर सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए यूज करता है, तो आज पर हिज ओन चॉइस वो 2 घर क्या कर सकता है, डीम्ड टू बी मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड ले सकता है, बाकी के जो 2 घर रहेगा वो क्या हो जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट हो जाएगा। ठीक है, 4 घर अगर किसी पर्सन के पास है तो 2 घर वो सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए यूज करेगा। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी घर वो सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए चूज कर सकता है, बाकी के जो रिमेनिंग 2 हाउस प्रॉपर्टीज रहेंगे उसे वो क्या करेगा, डीम्ड टू बी लेट आउट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है सर, डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में सर रेंट तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो जब हम लोग जीएबी कंप्यूटेशन करेंगे ना, तो जीएबी में सिर्फ पार्ट ए वाला जो कैलकुलेशन है ना वही आएगा, पार्ट ए वाला कैलकुलेशन मतलब ये वाला कैलकुलेशन। ठीक है, सिर्फ यही वाला कैलकुलेशन सर आपका आएगा, ये वाला कैलकुलेशन तो सर बिल्कुल आएगा ही नहीं क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए सर आपका जीएबी क्या हो जाएगा, आपका जीएबी हो जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू सिंस एसएससी डज नॉट लेट आउट द हाउस प्रॉपर्टी एंड नॉट रिसीव रेंट, therefore GAB will be reasonable expected rent यानी कि RER। ओके, म्युनिसिपैलिटी टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 24B shall be available as in the case of let out house property। GAB आपका RER हो जाएगा, जैसा आपको 24A 24B का डिडक्शन मिलता था इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, सिमिलर यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है सर, चलो उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, सेक्शन 23 सबसेक्शन 5। सेक्शन 23 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, देखो बहुत सिंपल, where house property is held as stock in trade and not let out during the previous year, then the annual value of such house property calculated as under। ओके, मान लीजिए कि कोई बिल्डर है, उसने एक प्रॉपर्टी एक प्रोजेक्ट उसने बनाया, प्रोजेक्ट में जितने भी हाउस जितने भी फ्लैट थे उसमें से कुछ हाउस प्रॉपर्टी अभी भी अनसोल्ड है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा, बिल्डर के नाम पे, उस केस में क्या होगा, वो उसका स्टॉक इन ट्रेड में, पीजीबीपी में उसे वो स्टॉक इन ट्रेड शो कर सकता है, लेकिन है तो सर वो हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हाउस प्रॉपर्टी को वो लेट आउट करता है या फिर वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं बेचता है तो उस केस में होगा क्या, देखो एनुअल वैल्यूज हाउस प्रॉपर्टी का क्या होगा, अप टू 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिस दिन उसने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन रिसीव कर लिया ना, वहां से लेके 2 साल तक उसका जो एनएवी है वो नील रहने वाला है। ठीक है,
उसकी नेट एनुअल वैल्यू जो होने वाला है वो नील रहने वाला है। जिस दिन उसने सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन लिया, जिस साल उसने सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन लिया, उसके नेक्स्ट 2 साल तक उसका एनुअल वैल्यू नील रहने वाला है। लेकिन सर 2 साल के बीच में अगर उसने घर नहीं बेचा तो उस केस में क्या हो जाएगा, आफ्टर 2 ईयर्स कंप्यूट क्या आ जाएगा, आज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। जो भी उसके पास वो फ्लैट होंगे उसे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की तरह कंप्यूट किया जाएगा। ठीक है, चलो सर ओके। अब बात करते हैं सर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज एंड एरियर रेंट। देखो अगर आपका एरियर रेंट था और अनरियलाइज रेंट था जिसका डिडक्शन आपको मिला था आज पर रूल 4, ओके, अगर आपको पहले अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन मिला था या फिर आपका एरियर रेंट था, अभी वो अगर आप रिकवर कर रहे हो, ठीक है, अगर आप अनरियलाइज रेंट को रिकवर कर रहे हो या फिर एरियर रेंट आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो उसका टैक्सेशन आपका हो जाएगा सेक्शन 25A में। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज बोलता है इनकम टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले ये बोलते हैं कि भाई देखो अगर आपने अनरियलाइज रेंट रिकवर किया है या फिर आपने एरियर रेंट रिसीव किया है, जितना आपको मिला है ना, जितना आपको मिला है उसमें से 30% माइनस कर लीजिए, रिमेनिंग अमाउंट इज फुल्ली टैक्सेबल। उसमें से आप 30% माइनस कर लीजिए, रिमेनिंग अमाउंट इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, सो अगर मान लीजिए कि मैंने अनरियलाइज रेंट 10 लाख का रिसीव किया है सर, 10 लाख का मैंने रिसीव किया है, तो उस केस में क्या होगा, देखो 10 लाख का मैंने रिसीव किया, 10 लाख से आप माइनस कर, सॉरी 1 लाख का मैंने रिसीव किया, इस 1 लाख से आप 30% माइनस कर लीजिए, रिमेनिंग अमाउंट इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है सर, चलो उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे को ओनरशिप का। को ओनर क्या है, सेक्शन 26 में है को ओनरशिप। को ओनरशिप बहुत ही सिंपल चीज है सर, अगर एक हाउस प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर है तो दोनों ओनर को बोला जाएगा को ओनर। मान लीजिए कि मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, मेरे हाउस प्रॉपर्टी में मैं और मेरी जो वाइफ है वो दोनों क्या है, वो दोनों इक्वल पार्टनर है। मैं और या फिर मेरी मदर, मान लीजिए मैं और मेरी जो मदर है वो दोनों का इक्वल पार्टनरशिप है, माने कि दोनों का इक्वल ओनरशिप है। मेरे घर, मेरा जो घर है वो मेरे और मेरे मम्मी के नाम पे, 50% ओनर मेरी मम्मी है और 50% ओनर मैं हूं। तो इस केस में क्या होगा, देखो बेनिफिट ये है कि जो भी इनकम उस हाउस प्रॉपर्टी से आएगा उसे आप डिवाइड कर लीजिए। अगर उस हाउस प्रॉपर्टी से 10 लाख का इनकम आ रहा है तो 5 लाख मेरा इनकम है, 5 लाख मेरे मम्मी का इनकम है। सिमिलरली जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट एक पर्सन को 2 लाख मिल सकता है फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, मैक्सिमम 2 लाख मिल सकता है। तो यहाँ पे मुझे भी 2 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे मम्मी को भी 2 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं डबल बेनिफिट ले सकता हूँ। जब मैं डिडक्शन क्लेम करूंगा डबल बेनिफिट ले सकता हूँ, जब मैं इनकम अर्न करूंगा उसे डिवाइड कर सकता हूँ, टैक्स का बेनिफिट ले सकता हूँ। तो ये है बेसिकली को ओनरशिप का बेनिफिट। तो सर यहाँ पे पूरा का पूरा सेक्शन आपका खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो यहाँ तक जितना भी आप लोगों ने रिवाइज किया वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। लेट्स टेक ए ब्रेक। ब्रेक के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जो होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, 6 से लेके 5 से लेके 6 क्वेश्चन, मतलब बेसिकली 5 अच्छे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है सर, चलो टाटा बाय बाय।